नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में हम इस बार बात करने जा रहे हैं नोटबंदी को लेकर मची सियासत को लेकर। जी हां, पूरे देश भर में नोटबंदी को लेकर कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े हुए हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम कहीं न कहीं परेशान जरूर है। देखते हैं एक नज़र। लोगों की समस्याएं बढ़ी, राजनीति गरमाई, अब पेट्रोल पंप पर भी मिलेंगे पैसे। पैसे बदलवाने पर लग रही है स्याही। शादी का कार्ड दिखाकर निकाल सकेंगे 2.5 लाख। देश में अब तक 47 लोगों की मौत, 24 तक टोल फ्री। नोटबंदी को लेकर संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर सहित कई इलाकों में लोग पैसों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गए। अब सरकार ने शादी का कार्ड दिखाने पर 2.5 लाख रुपए तक की निकासी की अनुमति दी है। इसके साथ ही किसान 25,000 रुपए की निकासी कर सकेगा। ग्रुप सी के कर्मचारी 10,000 रुपए का कैश एडवांस निकाल सकेंगे। इसमें रेलवे, डिफेंस, रेलवे के कर्मचारी भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि नोटबंदी के चलते अब तक देश भर में 47 लोगों की सदमे से मौत हो चुकी है। देश भर में 2 लाख एटीएम में से सिर्फ 22,000 उगल रहे हैं नोट। पीएम मोदी के आह्वान पर देश की आधी आबादी 50 दिन सहयोग करने को तैयार, तो आधी आबादी सड़कों पर उतरने को मजबूर। आज भी बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं। नोटबंदी का असर ये हुआ कि बैंकों में 4 लाख करोड़ रुपए जमा हुए, वहीं 10,000 करोड़ रुपए के नोट निकाले गए। इन पिछले 9 दिनों में बैंक और एटीएम पर आम लोगों की ही कतारें नजर आई, लेकिन कहीं भी शहर का कोई बड़ा सेठ, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी पैसों के लिए लाइन में लगा हुआ नजर नहीं आया। इसका मतलब या तो इन लोगों के पास वर्तमान करेंसी पहले से ही मौजूद थी, या फिर इनके पास बदलवाने के लिए पैसे ही नहीं है, या फिर बैंक वाले इनके घर से ही पैसे एकत्रित कर बदल रहे हैं, क्योंकि बैंकों में सबसे ज्यादा पैसा व्यापारी ही तो जमा कराते हैं। लेकिन किसी भी बैंक के बाहर बड़ा व्यापारी खुले पैसे लेता नजर नहीं आया। एक तरफ सरकार के निर्देश हैं कि सिर्फ पहले 4,500 और अब 2,000 रुपए के नोट ही बैंक से मिलेंगे, लेकिन लोगों के पास 10-10 लाख रुपए के 2,000 रुपए के नोट कहां से पहुंच गए? ये सब कुछ समझ से बाहर है। लेकिन सरकार ने जो गरीब सड़क पर खड़ा रहकर नोट बदलवाने या जमा कराने का काम करा रहा था, उस पर 50 तरह के नियम लगाकर उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एवन टीवी के लिए नीरज मेहरा की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से नोटबंदी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं तो लोग विरोध भी कर रहे हैं। लोगों को परेशानी जरूर है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़। गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा जी। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों गृहिणियाँ भी है। आप दोनों ने पिछले 9-10 दिनों से इस पूरे जो एपिसोड है इसको नज़दीक से देखा है, सहन भी किया होगा। सबसे पहला सवाल मेरा निमिषा जी से, निमिषा जी आप किस तरह से लेती है, क्योंकि अभी भी लोग परेशान हैं। हालांकि आपकी पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। नीरज जी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो ये इतना ऐसा कदम उठाएगा, विमुद्रीकरण का जो कदम उठाएगा, ये बहुत ही एक स्ट्रांग कदम था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो कि देश की अर्थव्यवस्था की एक अत्यावश्यकता बन चुकी थी। इसलिए इसकी पहल की गई और निश्चित तौर पर आमजन क्योंकि प्रभावी हुआ है। 500,000 के नोट बेहद चलन में थे, 86% चलन में थे। लेकिन जो ये समस्या विकराल होती जा रही थी, इसका निदान विमुद्रीकरण के अतिरिक्त कोई और दूर दूर तक नहीं था। एक विमुद्रीकरण से ही हम आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार, इन तीनों से निजात पाएंगे और हमारी व्यवस्था, एक कहते हैं आर्थिक व्यवस्था एक पटरी पर आएगी। क्योंकि जो आम जन आज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, मजदूर है, लाइनों की कतारों में खड़े हैं, निश्चित तौर पर आम जन को थोड़ी तकलीफ का सामना और इस तकलीफ का दर्द भी है, सभी लोगों को है, इसलिए सभी लोग सहायता का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इसे कहूँगी कि एक जिसे कहते हैं ना, एक ये व्यवस्था उसी भांति है जिससे एक प्रसव पीड़ा होती है माँ को,
और बहुत तकलीफ वो सहती है, उसके बाद एक जो खुशी का एहसास होता है, उस तरह से एक बहुत बड़ा माकूल परिवर्तन होने वाला है। उस परिवर्तन की कुछ ही दिनों में उसका स्वरूप सामने आने लगेगा और हमारा देश निजात पाएगा इन तीनों विकराल समस्याओं से, जो कि एकदम दीमक की तरह घुस चुकी थी, हर घर घर और हर कोने में जा चुकी थी। तो आम जन, हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलेगी और अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ा गैप जो आने लगा था, उस गैप को काफ़ी हद तक संतुलन में लाने के प्रयास ये विमुद्रीकरण के माध्यम से किया जाएगा। नीरज जी, आम जन का व्यवस्था को लेकर के जो परेशानी है, उस व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए दिन प्रतिदिन परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। अब मोबाइल एटीएम भी स्टार्ट किए गए हैं वो सुविधा देने के लिए, और कुछ क्योंकि काफ़ी दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके थे और जनधन योजना के अकाउंट भी खुलवाए गए, लगभग 25 करोड़ से अधिक अकाउंट खुल चुके हैं। तो एक पारदर्शिता लाने के लिए, क्योंकि समाज में सर्वाधिक आवश्यकता पारदर्शिता की थी, आज़ादी के 6 दशक पूरे होने के बावजूद भी हमारी योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पा रही थी। अर्चना जी, जिस तरह की बात उसको लाने के लिए हमें एक बार तो विमुद्रीकरण के माध्यम से हम सब इसको आत्मसात कर पाएंगे और सार्थक हो पाएगा हमारा लोकतंत्र। अर्चना जी, बिल्कुल निविशा जी कह रही है कि परिवर्तन के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और देश की जनता वर्तमान में इसको सहन भी कर रही है। लोग हालांकि इस बात की तारीफ भी कर रहे हैं कि जो इस 500 और 1000 के नोटों पर जो रोक लगाई है, इसका आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरह का देखा जा रहा है नज़ारा, क्योंकि आपने काफ़ी जगह घूम कर अलग अलग कॉलोनीज़ में आप गई हैं, आपने लोगों की मदद भी की है, लोगों को देखा है, नज़दीक से आपने उसको देखा है। आपको क्या लगता है, जिस तरह की तकलीफ़ है, इसकी अगर पूरी तैयारी की जाती तो शायद लोगों को इतना परेशान नहीं होना पड़ता? देखिए नीरज जी, इतना एक्सट्रीम स्टैंड उठाने से पहले ठीक है, ये दावा भी किया गया कि यदि हम इसकी घोषणा करके करते तो ये हमारा जो सरप्राइज है उसमें कि काले धन संचय करने वालों को एक रास्ता मिलता। लेकिन जब आप एक्सट्रीम स्टैंड उठाते हैं और वो पूरे मास मोबिलाइजेशन की ओर इंगित करता है, तब जाकर के महसूस किया जाता है कि सरकार का एक्सट्रीम फेलियर था, जिसको एनकाउंटर करने के लिए जनता पर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर एक तरीके का कुठाराघात किया। आपने देखा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे कार्पेट बॉम्बिंग की संज्ञा देकर के कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिना तैयारी के पूरे भारत की जनता को सड़कों पर खड़ा कर दिया, अपने पैसे अपनी गाड़ी कमाई को लेने के लिए, और इस पर राशनिंग की भी व्यवस्था की। और उसका नतीजा क्या निकला कि जैसे जैसे समस्या अनफोल्ड होती है, आप निदान की ओर बढ़ते हैं। यानी आपको पता नहीं था कि हमें क्या करना और इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। एक सरकार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सृजित होती है, जनता का जनादेश मिलता है, उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वो जो भी नीति निर्माण करे और वो जनता को एक पूरे कह सकते हैं वृहद स्तर पर वो प्रभावित करने वाली हो, तो उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से, प्रक्रियाबद्ध तरीके से उसे अंजाम दिया जाना चाहिए था। अब जैसे जैसे सारी परिस्थितियों का खुलासा हो रहा है, सबको पता चल रहा है कि अति उत्साह में उठाया हुआ कदम था। खुद जो मिंटिंग सेंटर्स हैं हमारे 4, उनके लोगों ने और आरबीआई तक ने दावा किया कि हम लोगों की तैयारी नहीं थी। हम लोगों को जिस प्रकार से इंडिकेशन थे वो थे कि नव वर्ष पर एक नए 2000 के नोट को वहां पर प्रचारित किया जाएगा या उससे यूज में लाने के लिए सर्कुलेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब एक तरफ सरकार, देखिए, हम कोई इसलिए आलोचना नहीं करना चाहते कि हम विपक्ष में, हम समालोचना में विश्वास करते हैं, जनता की दुविधा को स्पष्ट करना चाहते हैं और जनता की आवाज बनकर उसके निदान के लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस का या अन्य विपक्षी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि सरकार के इस कदम को, जिसको कि हम एक्सट्रीम फेलियर के प्रोक्लेमेशन बाय द गवर्नमेंट मानते हैं, उसके ऊपर कुछ भी कहता है तो उसे एंटी नेशनल करार दिया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि आपकी नीति है कहाँ? आप जिसकी बात करें या जो आपने पिक्चर अभी दिखाई यहाँ पर, इस रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की, उसमें भी नजारा सिर्फ शहरों का था जहाँ कतारें लगी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार हुआ है, पूरी तरह से चरमरा गई। आज स्थिति क्या हुई है, ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी स्थितियां उत्पन्न करने वाले, 15 रुपए किलो प्रति दर के हिसाब से जो आटा है उसकी दरें बढ़ गई, गोभी 5 रुपए किलो पे आ गई। यानी आपकी नीति का परिणाम क्या निकला कि जो वस्तु जिसकी उपज का उसको फायदा मिलना चाहिए किसान को, औने पौने दामों में उपलब्ध करवाया, और जो चीज सस्टेन कर सकती है, जिसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता नहीं, वो आसमान छू रही है। यानी इन्फ्लेशन बढ़ गया, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। भले ये दावे कर रहे हो कि भविष्य में काला धन समाप्त हो जाएगा, तो जिन लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी कि काला धन जो है सर्कुलेशन में होता है, होर्ड नहीं किया जाता, स्टॉक नहीं किया जा सकता, तो स्टॉक को क्या निकालेंगे आप? वो तो सर्कुलेशन में जैसे के तैसे था। और फिर जिन लोगों को डिजिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा विश्वास है, जो लोग कहते हैं कि हम पूरी इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन करके और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पे जाना चाहते हैं, फ्रंट एंड पे तो आपकी तैयारी नहीं है, रियर एंड पे जाकर के देखें तो वहां पर सब कुछ ध्वस्त हो चुका। तैयारी नहीं थी और उस तैयारी नहीं होने का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जयपुर शहर या सिटीज़ की जब हम बात कर सकते हैं, शहरों में तो फिर भी लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाँव में आज भी एटीएम्स बहुत कम है। ऐसे में लोगों को
बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या वाकई में आप भी मानेंगी कि जितना आवश्यकता थी तैयारी करने की, उतनी तैयारी नहीं होने के कारण ही पूरा ये बवाल मचा हुआ है? देखिए, एक ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, इसको मैं तो ऐसे कहूँगी कि हमें एक राजनीतिक करण ना करके हम एक व्यवस्था को देखें। जब ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कराने की बात आई, तब वो विमुद्रीकरण की योजना जो लागू की गई, तो इसका निश्चित तौर पे हमारे देश की विडंबना ये, हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को लेकर के। जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट तो खोले गए, लेकिन कितना हम फैमिलियर हुए। तो और इसका आह्वान भी किया गया, एक देशव्यापी अभियान चला करके अपने बैंक अकाउंट खोले गए। लेकिन मैं आपको इसको कंटेंट जोड़ना चाहूंगी, जैसे अब हम ग्रामीण सड़कों को ले, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, आपस में इनका तारतम्य हो, सेतु बने, इसीलिए ये तैयारी थी। और तैयारी दिन पर दिन, अभी जो कही जाए सिर्फ 500,000 के नोट हैं, वो चलन में नहीं लिए जाएंगे। 30 दिसंबर तक आप सबमिट करा सकते हैं। इस व्यवस्था से निश्चित तौर पे प्रभावित हुई है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा कुठाराघात नहीं हुआ है। आप गांव में जाकर देखें, अर्चना जी बोलिए, गांव में जाकर देखें, इतना उत्साह है, लोग गाने बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और एक उत्साह है कि देखिए आज हमारे पास हमारी शादियां रुक गई, 47 लोग अवसाद में आ गए, मरते जा रहे हैं। आपको शायद जानकारी है, कोऑपरेटिव बैंक्स को स्क्वीज करके आपने बुवाई के समय पर कुठाराघात किया, उपज है उसको बेच नहीं पा रहा, इनपुट वो नहीं ले पा रहा, आप बेकार के प्रपंच बताओगे कौन उत्साहित है, डीजे बजा रहा है, किस चीज का उत्साह है? जो मौतें हो रही है उसका उत्साह है, या उसके ऊपर अवकाश का दौरा पड़ा है, या आपकी नीति के ऊपर वो उत्साह व्यक्त कर रहे हैं? समझ से परे है मेरे। अच्छा जी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, एक बार इनकी बात सुनी जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि डीजे बज रहा है, दर्शकों तक आप लोगों की बात पहुंचनी चाहिए। हमारा मकसद यही है इस कार्यक्रम का। आप वास्तविकता की बात करो, आप एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहे हो। आप चाहे ग्रामीण व्यवस्था देखें, चाहे शहरी देखें, निश्चित तौर पर एक व्यवस्था का परिवर्तन ऐसे नहीं होता है। व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि जो लाइनों में खड़े हुए लोगों को आप जाके देखिए, जिस जनधन योजना के खातों की बात कर रहे हैं, उन खातों की भी एक समय तय कर दी गई है, लिमिट 50,000 से जैसे ज्यादा जमा कराएंगी महिलाएं, वो उनकी जांच होगी, आयकर विभाग के नोटिस जाएंगे। निशा जी, आपको पता है अभी भी अपनी आधी आबादी से ज़्यादा 70% आबादी गाँव में निवास करती है। लोग खातों का उपयोग नहीं करते हैं, लोग अपनी कमाई को इसी तरह घरों में संचय करते हैं। कुछ जातियां हैं, कुछ धर्म विशेष के लोग हैं जो अपना पैसा बैंकों में जमा नहीं कराते, क्योंकि वहाँ पर ब्याज लेना उनके लिए गैर कानूनी माना जाता है, गैर धार्मिक माना जाता है। तो वो लोग अब क्या उनके पास पूरे जीवन में 50,000 रुपये ही एकत्रित हुआ है? तो ऐसे कई लोगों के लिए जो लिमिटेशंस जो बांध दी गई है, वो एक बड़ी समस्या का कारण बन गया है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करेंगे। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपको है सही इलाज की तलाश? नहीं मिल पा रहा है दर्द से आराम? हम लाएंगे आपके घर तक A1 टीवी का नया और अनूठा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, शनिवार और रविवार शाम 5:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात करते हैं मुद्दा गर्म में नोटबंदी को लेकर। निमिषा जी, मैंने जैसा कहा कि जिस तरह की जनधन योजना में एक सीमा तय कर दी गई है, उसके बाद लोग असमंजस में है कि उनके पास 50,000 से जैसे ही ज़्यादा जमा कराएंगे नोटिस पहुंचेगा, लोग जमा नहीं करा पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं अभी भी आधी आबादी हमारी गाँव में रहती है, धन संचय की प्रवृत्ति नहीं है, बैंकों में जमा कराने की प्रवृत्ति नहीं है। कुछ धार्मिक लोग भी हैं जो इस तरह का धन संचय बैंकों में नहीं करते, उनके सामने बड़ी समस्या है, तो वही सबसे ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। और सरकार ने उन्हीं लोगों को, उन्हीं वर्गों की आवाज को एक तरह से दबाने का काम मुझे लगता है। इसके माध्यम से आवाज दबाने का संबोधन न देकर के हम ये कहें कि एक व्यवस्था के अंदर सुचारू रूप से ईमानदारी से जो व्यक्ति काम कर रहा है और ईमानदारी से उसने अपना धन संचय किया और वो जमा कराता है, जब नोटिस जाता है उसका रिप्लाई वो देगा, तो कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। प्रश्न चिन्ह इस बात का है कि इस आधार पर ऐसे लोग, जो ऐसी प्रवृत्तियां हो गई थी, जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, सरकार और जनता, आम जन के मध्य जो मध्यस्थ थे, उन मध्यस्थों को बंद कर दिया। उनका धन तो त्राही सिर्फ वहां मच रही है। एक गरीब तो ये सोच के खुश हो रहा है कि अब हम बराबर के स्तर पर आ जाएंगे या हमें मजबूत किया जा रहा है। आवश्यकता आज इस देश को अपने नागरिकों को सशक्त, अपने पैरों पे खड़े करने की थी, मजबूत करनी थी। आज हमारी आवश्यकता है
कि हम अपनी नई सूचना तकनीक से जुड़ें और बराबर करें। और एक बैंक ट्रांजैक्शन पारदर्शिता का सबसे पहला प्रखर पहल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। मैं फिर कहूंगी अर्चना जी, इसे हमें राष्ट्रीयता से जोड़ के देखना चाहिए। आज हमारे देश की आवश्यकता 17 गुना 500,000 के डुप्लीकेट नोट मार्केट में थे, बिल्कुल चलन में थे, चाहे आतंकवाद के जरिए आ रहे, चाहे नक्सलवाद, सबके घुटने टेक दिए। इन नोटों के प्रचलन का इतना ज्यादा, का डुप्लीकेट मार्केट में इतने ज्यादा फैल चुके थे कि जितना आरबीआई से बैंक नोट आ रहे हैं और कितने मार्केट में है, ये बिल्कुल एक गैप, बहुत बड़ा गैप हो रहा था। क्या लगता है अर्चना जी, इस जो नोटबंदी का जो कार्यक्रम किया है पीएम ने, उसके बाद जो जाली नोट थे वो बंद हो जाएंगे, आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम लग सकेगी? देखिए नीरज जी, जब इन लोगों ने इसकी घोषणा की थी, अकस्मात घोषणा थी वो, तब हमने इनके ऑब्जेक्टिव पर कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन तब भी क्वेश्चंस तो रेज करे ही जाएंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से काउंटरफीट करेंसी एलिमिनेट हो जाएगी, उसके माध्यम से टेररिज्म में जाने वाला पैसा रुक जाएगा, उसके माध्यम से काला धन बाहर आ जाएगा। लेकिन प्रश्न इससे खड़े होते हैं कि काउंटरफीट करेंसी, जिसका कि दावा करते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में पैरेलल इकोनॉमी के रूप में थी, वही आरबीआई जिसके माध्यम से नोट आ रहे हैं सर्कुलेशन, वो क्लेम करता है कि 0.7% यानी 10 लाख में 4 या 5 नोट होते हैं। ऐसी अवस्था में हम भी चाहते हैं काउंटरफीट करेंसी हटनी चाहिए, हम भी चाहते हैं टेररिज्म इस्तेमाल होने वाला सारा धन समाप्त होना चाहिए, और इसके माध्यम से होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको इसके लिए आवश्यकता नहीं थी कि आप पूरी जनता को सड़कों पर खड़ा कर दे। इसके लिए प्रक्रियाबद्ध तरीका ये होता कि आपको पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानता है कौन होल्डर्स हैं ब्लैक मनी के, कौन टैक्स इवेजन करते हैं, कौन भ्रष्ट है। अब आम आदमी जो सड़कों पर खड़ा हुआ है, वो किसान, वो मजदूर, वो महिला जिसकी जो बचत की कमाई है, उसको भी आपने काले धन संचयकर्ता की श्रेणी में खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और सबसे बड़ी बात देखिए नीरज जी, एक मिनट, आपने बोला बीच में मैंने नहीं सुना, जब ये प्रक्रिया आप आप सुनिए, आप इसको राष्ट्रीयता से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए निमिषा, आप बीच में बोल रहे थे, निमिषा जी आपको बोलने का अवसर मिलेगा, मेरी बात सुनिए। आप कहिएगा। जब अपनी बात करते हैं और किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, आप क्लेम भी करते हैं कि वाटरशेड हमारा लैंडमार्क है ये, तो ये लैंडमार्क जनता की दुविधा बन के उपस्थित हुआ। आपको इतना बड़ा काम करने से, आप खुद कह रहे हैं हमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना चाहिए, ऑनलाइन पर हमें आना पड़ेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गाड़ी के आगे का शीशा तो लगा हुआ है लेकिन पीछे तो ढांचा नहीं है। ऐसी अवस्था में जिन लोगों को ट्रांजैक्शन करना नहीं आता, जिनको बैंकिंग से कैसे आ जाएगा बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्या शिक्षा? आप लोगों को यही तो दुविधा है। आपके साथ दुविधा क्या है कि 2300 नोट आपने एलिमिनेट किया करोड़, और आप 300 करोड़ लेकर आप बीच में बोलेंगे ना तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जनता मर रही है, स्वीकार करिए। हमने किया, इससे क्या कि बिना शिक्षा दिए आप उन लोगों को हटाना चाहते तो जो शिक्षित नहीं होकर भी चुनाव जीत करके जनता को न्याय दे सकते थे। आप किस अनर्थ को कर रहे हो, और आप इसके लिए भी चाहते हो कि व्यवस्था परिवर्तन, आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर रहे, आपने एक पॉलिटिकल एजेंडा को इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में ला करके यूपी चुनाव के मद्देनजर पूरी भारत की जनता को सड़कों पर खड़ा कर दिया। अर्चना जी, कहीं न कहीं लोग इसका, देखिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की विडंबना क्या है, आप समझिए, हमारी जनता को कोई फायदा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का निरंकुश फरमान था जिसने जनता के लिए दुविधा उत्पन्न कर दी, और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर जाकर जनता का सामना नहीं कर सकती। लेकिन अर्चना जी, कहीं न कहीं लोग समर्थन भी कर रहे हैं, समर्थन जब तक आप व्यवस्था को स्थापित कर सको। 2000 रुपए का नोट आपके और उस रिश्वत के थैले को हल्का करेगा। जो 1 लाख के जो नोट थे ना, वो 100 नोट हुआ करते थे, वो 50 नोट थे। निमिषा जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वाली प्रवृत्ति शुरू कर रहे हो, अपनी बात करें, लेकिन एक दूसरे को सुनने दें ताकि दर्शकों तक आपकी बात पहुंच सके। अर्चना जी, आप जा रहे हैं, लोग उनके पास पैसा नहीं है, बेटी की अर्चना शादी जी, है, निमिषा जी, आप अपनी बात, कोई जवाब नहीं है। अगर आप अपनी बात कहेंगे और शांति से बात कहेंगे तो शायद आपकी बात दर्शकों तक पहुंच सकेगी। उनको लगेगा कि जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे हैं, वो हमारी बात को अपने ढंग से बता रहे हैं, क्योंकि उनको लगेगा कहीं न कहीं हमारी बात को तवज्जो मिल रही है। लेकिन जब आप एक दूसरे से बहस में उलझेंगे तो शायद जो आपकी बात है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जिस तरह की बात कही है, क्योंकि कहीं न कहीं मोदी जी के जो ये नोटबंदी का प्रकरण है, इसको देश की जनता ने भी सराहा है। आपकी पार्टी ने भी शुरू में, अर्चना जी, बिल्कुल इसकी तारीफ की थी, और लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर तो लोग सवाल निशान उठा रहे हैं। और निमिषा जी, क्या लगता नहीं है आपको इसमें थोड़ा और सुधार हो जाता तो लोगों को राहत ज्यादा मिल जाती? देखिए, हम तो नीरज जी सुधार नहीं, आपकी
नीति और नियत में स्पष्टता होनी चाहिए थी। क्या सुधार की बात कर रहे हो? आपकी कोई पॉलिसी देखिए देखिए अर्चना जी, नीति और नियत तो कहीं ना कहीं साफ भी थी। देखिए देखिए अर्चना जी, इसमें नीति और नियत तो रोड मैप आपने गाड़ी छोड़ दी, जनता है अर्चना जी, चलती भी निकली, ड्राइवरलेस विजनलेस मिशन था आपका ये। अर्चना जी, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि इसमें नियत और नीति तो साफ है। प्रधानमंत्री की काला धन आतंकवाद और इसको रोकने के लिए शायद उनकी ये मुहिम थी, तो वो जो है उसमें तो कहीं गलती नहीं है, लेकिन जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो करनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल रही है। ये बात आप स्वीकार कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में जो कमियां रह गई है उनमें सुधार होना चाहिए था। नियत तो कहीं ना कहीं सही थी। सुधार का अनवरत प्रयास, सुधार एक ईमानदारी से चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव प्रयास कर रहती है कि आम जनता की सुविधा के लिए, चाहे अब वो निमिषा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार अर्चना जी इसका समाधान क्या होता, किस तरह से एक प्रधानमंत्री इस काला धन को, इसको जो आतंकवाद के जो जरिया बना हुआ था उसको रोकने के लिए प्रयास किया गया, क्या इसके लिए कोई पहले से घोषणा करते, क्या किस तरह का नियम अपनाया जाता? क्योंकि इस तरह की काले धन को रोकने के लिए शायद यही एक तरीका था जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनाया। क्योंकि लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इसके लिए व्यवस्थाएं व्यापक होनी चाहिए थी, जितनी व्यवस्थाएं की आवश्यकता थी जनता के अनुसार नहीं की गई, बैंकों में उतना धन नहीं आ पाया, उसके कारण लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। ये नहीं है कि ये जो घोषणा की है वो कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ है। घोषणा नहीं है, ये सरकार का फरमान है, ये मात्र घोषणा मत कहिए, दिखा दिया उन्होंने कि पीएम की ताकत क्या होती है। शायद पहली बार एहसास हुआ है लोगों को कि पीएम की ताकत भी कुछ होती है। पीएम की ताकत क्या, उन्हीं की शासित राज्यों में सरकारें जो है भारतीय जनता पार्टी वो काले धन सफेद करे डिपार्टमेंट्स में, अब जीएसटीसीएल में मेयर ने क्या किया, अपने पैसे को सफेद कर लिया। आरटीओ में क्या हो रहा है, जो पैसा 15 दिनों में आता था वो एक दिन में आ रहा है। इस भ्रष्टाचार को आप क्या कहेंगे? काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सरकार का मकसद काला धन को, देखिए सरकार का काला धन को मकसद नष्ट करना ही है। आपको सरकार का नाम पर पॉलिटिकल एजेंडा इंपोज करिए। आप सुनिए शांति से, आपको भी इसमें जानकारी मिलेगी। एक बार सुनिए, फिर आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। 47 लोग मरते हैं तो आप लोग उनकी गुहार नहीं सुनना चाहते। आप ऐसा लगता है, नहीं कैसा लगता है, किस आधार पे अभी आंकड़े दे रही हैं? किस आधार पे? जो आधार पे हम क्या दे रहे हैं, जिस देखिए निशा जी, आंकड़े तो खैर ऑफिशियल है और वेबसाइट के वेबसाइट और समाचार पत्रों लेकिन एक पूर्व सबसे बड़ी समस्या क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कि रामबाण समझते ये उस चीज को ऐसा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कह दिया वो हमारे लिए को उसको ओढ़ना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप नहीं है, निरंकुशता नहीं है, ये फेलियर इसलिए है क्योंकि आपने जिस चीज को इंपोज किया, विश्व में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत हुए, वहां पर सारी व्यवस्थाएं उथल पुथल। आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर रहे थे, आप व्यवस्था को अधिरोपित करना चाह रहे थे, बिना व्यवस्था के ढांचे को तैयार किए हुए, बिना बैंकिंग सिस्टम को लाए हुए, बिना उस समस्या को अपने साथ विश्वास में लिए हुए, जहां से काला धन नहीं जा रहा, टेररिज्म समाप्त नहीं होने वाला, ये जरूर जनता को समाप्त करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ेगा, व्यापार को ठप करेगा, क्योंकि आपने किसी भी व्यवस्था को, किसी भी सिस्टम को रोड मैप के साथ वित्त मंत्री जापान के बोलते हैं। अर्चना जी, लेकिन जिस तरह की बात आप बोल रहे हैं, निमिषा जी सुनिएगा, जिस तरह की बात आप कह रही हैं, पूरे देश में कहीं इस तरह का विरोध भी सामने नहीं आया। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा किसी आम लोग ने इसका विरोध नहीं किया। इसका क्या कारण माना जाता है? दाने नहीं, आप कह रहे हो विरोध। जनता तो इस समय इसलिए सहमी हुई है क्यों यही तथाकथित लोग इस चीज का और प्रचार कर रहे हैं और खुद नरेंद्र मोदी विदेश की धरती में जाकर बोलते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, इसके बाद मैं और जो करने वाला हूं उसके लिए जनता तैयार, यानी जनता भयभीत है। और भयभीत इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि अभी तो 4.5 तक रोका, फिर 2000 तो अपने पैसे को जो उसकी गाड़ी कमाई है उसको कैसे प्राप्त करे उसके बारे में। और आप जो दावे करिए ना 2.5 लाख, जिस दिन 2.5 लाख कोई महिला अपने अकाउंट में करेगी बिना नौकरी करते उसके पति के साथ उसकी इनकम को जोड़ के इनकम टैक्स का राइडर लगेगा। आपकी कोई रोड मैप नहीं है, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि देश को आपने गर्त में डाल दिया। जो राजनीति की, क्या कांग्रेस की राजनीति पर देश बढ़ा है? नासा का जो आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो ना वो कांग्रेस की देन है, नरेंद्र मोदी जी अपने साथ नहीं लाए थे उसको। ये विजन, ये सोच हमारी थी कि देश को बढ़ाने की, विकासशीलता की सोच हमारी थी, आपकी देन नहीं है। आपने तो सिर्फ आकर के व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया। आज हमारे देश में, आज हमारे देश में लोकतंत्र, निमिषा जी, अर्चना जी, जब आप दोनों इस तरह बहस करेंगे तो आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी अपनी बात रखें, लोगों तक पहुंचाएं, तो लोग सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे। जब आप दोनों इस तरह बहस में उलझे रहेंगे तो लोगों को पता नहीं लग पाएगा कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं।
मेरा कहना का आशय ये है अर्चना जी, क्या जो ये निर्णय लिया गया है बिल्कुल गलत है? अगर इतना गलत होता तो शायद पूरे देश में जिस तरह की राजस्थान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कहीं कहीं से सांप्रदायिक, नहीं, आप तसल्ली रखो ना, आप पेशेंस भी रखो सुनने की, उसका जवाब दो। आप बार बार तोता रिटर्न मत करो महिमा मंडन का, बस ये ऑब्जेक्शन है मुझे। मैं अगर रीजनेबल बात देखिए समय बहुत कम है अर्चना जी, निमिषा जी, मैं चाहता हूँ कि आप कोई आक्षेप नहीं, हम जो भी बात कहते हैं तथ्यों के आधार पर तर्क पर करते हैं, उसका जवाब तर्क के हिसाब से दीजिए। व्यवस्था परिवर्तन है या नहीं, आपने जो निमिषा जी, अर्चना जी, मैं चाहता हूँ कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे अब, क्योंकि समय बहुत कम है बहस में, तो इसलिए मेरा कहना है कि अब जो व्यवस्था हो चुकी है, लागू हो चुकी है पूरे देश में, इसको अब किस तरह से राहत मिल सकती है आपके, क्योंकि अब जो ये परिवर्तित हो गया नहीं, लेकिन सरकार क्या करे कि जो आम आदमी को इससे राहत मिल सके? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात जो सरकार को करनी पड़ेगी, अपनी नियत और नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी। अगर आप 7,000 करोड़ का जो लोन है उसको राइट ऑफ करते हो पूंजीपतियों के पक्ष में, इस अवस्था में जब जनता सड़कों पर खड़ी, तो उसका स्पष्टीकरण दीजिए। उसे बताइए कब बैंकिंग सिस्टम कंसोलिडेट होगा, जो बैंक से नहीं जुड़ा हो उसके साथ कैसे आप सुविधा देंगे उसको, कैसे बेटियों की शादी संपन्न होगी, कैसे मरते हुए लोगों को बचाया जाएगा, कैसे अफवाहों के बाजार को रोका जाएगा, कैसे उस पुरानी करेंसी के नाम पर 35% कमीशन लेके बदलने वाले बिचौलियों को रोका जाएगा, कैसे कालाधन इससे रोकेगा, कैसे रिश्वत की प्रवृत्ति समाप्त होगी, कैसे रिश्वत का जो थैला 1 लाख का आधे वजन का हो गया उसको नरेंद्र मोदी जी रोकने वाले, कैसे टेररिज्म में जाने वाला पैसा रुकेगा, और कैसे स्मगलिंग। और सबसे बड़ी बात सुनिए आप मेरी, जिस देश की अर्थव्यवस्था में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आधार पर बैंकिंग सिस्टम नहीं आया, उस देश में बिटकॉइन से तो विदेशों में हो रही है सारी धांधलियां, डॉलर्स के माध्यम से सारा इंटिमिडेशन हो रहा है। तो ऐसे में क्या करने वाले वो तो बताएं। और बिना, देखिए हमें ऑब्जेक्शन किस बात का है नीरज जी, कि आपने तैयारी तो की नहीं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं, आपने बैंकिंग सिस्टम, आप जिस बैंक का दावा करें वो बैंक के अधिकारी भी बाहर सड़कों पे खड़े होकर आपका विरोध करें। आपने कोऑपरेटिव बैंक्स को क्यों स्क्वीज किया, मुझे जवाब चाहिए। आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो ईमानदारी बताने समय अभाव के चलते, उसको भी आपने ट्रेचरस बताया। समय अभाव के चलते मैं आपको रोकना चाहूंगा। तो मैं कह रही हूँ कि आपने अच्छे और भले दोनों जो थे ना, उनको भी चोर बता के समय अभाव है, बिल्कुल समय का अभाव है, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। प्रश्न चिन्ह लगाया है, उस पर आपत्ति है हमको। निमिषा जी, जिस तरह की परेशानी है, आपके सरकार है, सरकार से दूर हटकर एक बात करिए, किस तरह से जनता को राहत मिल सकती है, क्या होना चाहिए? क्योंकि अब तक जो हुआ है वो तो सबने देखा है, सब देख रहे हैं, परेशानी का जो सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लेकिन अब क्या होना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके? जिस तरह की बात अर्चना जी ने कही है, उस तरह सारांश में आप बताइए कि क्या होना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके। निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगी कि आज जिस तरह से भय का माहौल पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी जगह सहयोगात्मक रवैया अपना करके सभी लोगों को मजबूत होकर एक प्रकार राष्ट्र के निर्माण की व्यवस्था में मदद करनी चाहिए, क्योंकि आम जन को राहत है, आमजन प्रसन्न है। व्यवस्था में जरूर परिवर्तन के से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो कुछ समयावधि की परेशानियां हैं जो निश्चित तौर पे धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमें इसके अंदर राजनीतिकरण न किया जा करके इसकी व्यवस्था में सहभागिता का रुख अपनाना होगा। मुद्दा है घर में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ, कई नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। हमारे साथ स्टूडियो में आप आए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।